तो देखिए आगे चल के हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे उसमें एक प्लेट रहती है पॉजिटिव चार्ज पे, एक प्लेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। अब इन दोनों प्लेट के बीच में हमें बहुत कम गैप को मेंटेन करना होता है। अगर एकदम कम गैप होगा तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं अजय, इससे बचाने के लिए इसके अंदर हम एक और मटेरियल यूज करते हैं। वो मटेरियल जो होगा, आप एक इंसुलेटेड मटेरियल को आपको यूज करना है, इंसुलेटर। क्योंकि अगर आपने यहाँ बीच में कोई कंडक्टर यूज कर लिया तो कंडक्टर से आप जानते हैं कि चार्ज जो है वो यहां से लेके यहां तक के पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर हम एक इंसुलेटर को यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया, ये दोनों प्लेट कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, काम बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज करें जिसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की खास बात ये होती है कि वैसे तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इनके अंदर में कुछ फ्री चार्जेस होते हैं जिसके कारण इनका पोलराइजेशन पॉसिबल है। पोलराइजेशन पॉसिबल है इसका मतलब, जब आप यहां पे उसको रखेंगे उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस नेगेटिव के कारण यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इसमें भी क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई नॉट थी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई पी है, मान लीजिए इसको। तो यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आएगी, इसने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर लिया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना वो कितनी हो जाती है, ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है सर, इतना हो गया, लेकिन इससे मुझे फायदा क्या है? अगर मैं यहाँ पे कोई इंसुलेटर मटेरियल लगाता तो वहां पे ये ईपी तो नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल जो है तो इंसुलेटर, लेकिन इनके अंदर में फ्री चार्जेस होते हैं, इस कारण से ये पोलराइज हो गया है। अगर हम इंसुलेटर लगा देते तो उसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, तो यहाँ पे ये ईपी नहीं होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो ई नॉट के बराबर होती, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, तो पता है क्या होता है, वहां पे स्पार्क होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा स्पार्क प्लग होता है, वो स्पार्क प्लग जो वर्क करता है वो वर्क करता है 10,000 टू 12,000 वोल्ट के बीच में। तो जितना ज्यादा आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे या वोल्टेज डिफरेंस पैदा कर देंगे ना, वहां स्पार्क की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कैपेसिटर को हम लोग यूज तो कर पा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज डिफरेंस पे हम यूज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे देखो, जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये जंप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इस डाइलेक्ट्रिक ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। वो देखो, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसने खुद जनरेट किया इस डायरेक्शन में, उस वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इतनी बस रह गई है। तो बहुत कम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे जंप के चार्ज एक्यूमुलेट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना यहाँ स्पार्क होगा ना ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर पाएंगे। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज किया जाता है जितने भी कैपेसिटर होते हैं उसमें, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिल जाता है। तो यही जो कैपेबिलिटी है उनकी, पोलराइज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना, यही प्रॉपर्टी उनकी क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है। तो यही उनकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है, जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने ये भी लिख लिया था कि एयर के लिए, स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हमें याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं हम फॉर एयर, स्पेस या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हमें याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं देता ये। अब इसके टर्म्स में हम बात करते हैं कि जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पे ये जो Q है ना, इसका फॉर्मूला निकल के क्या आता है, हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तब की कंडीशन है जब यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, स्पेस है या वैक्यूम है। दो प्लेट्स के बीच में अभी हमने कोई डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं किया था, बस यहाँ पे हवा है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो इस केस में दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
की वैल्यू ये होगी जिसमें ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। अगर यहाँ पे कोई और मटेरियल यूज करेगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो उस मटेरियल की उसके लिए ना उसको इस एप्सिलॉन की वैल्यू देना पड़ेगा। लेकिन जब एयर है तो वो ये वैल्यू नहीं देगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये वैल्यू याद होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है लास्ट? तो ये जो फॉर्मूला था उसमें के जो है उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से देख सकते हैं हम लोग जो के की यूनिट थी कल निकल के आई थी, क्या निकल के आई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई थी? के को मैंने यही रखा, आर स्क्वायर इधर ले गया, Q1 और Q2 को नीचे लाया। फोर्स होता है न्यूटन, ये ऊपर आया था तो मीटर स्क्वायर, ये दोनों नीचे आए थे तो कूलम स्क्वायर। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट होगी नहीं, मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी जस्ट रिवर्स, इनवर्स कर देंगे। तो वहां पे देखिए मैंने वही लिखा है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट भी आप लोगों को ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप के की यूनिट निकाल सकते हो, के की यूनिट पता है तो उसको उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की आपको यूनिट पता चल जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे चलते हैं, लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें लिखिएगा डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक आर द insulating materials which transmit electric field, which transmit electric field without conduction, without conduction। उसके बाद उसके नीचे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख के डैश करके लिखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाजू में इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, it is the ratio of electrical permittivity of a material, of a material to the electrical permittivity, to the electrical permittivity of free space, of free space, full stop। It is also known as, it is also known as relative electrical permittivity, relative electrical permittivity। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, तो इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसे ही रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं। देखो ये फॉर्मूला आया कहां से वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए नीचे लिखिएगा केस 1, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला बना कैसे है। केस 1 लिखिएगा, केस 1 में अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला आया कैसे। लिखिएगा इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, if two charges Q1 and Q2 are separated, are separated in any medium, in any medium by distance r,
स्मॉल r लिखिएगा, by distance r, comma, then the Coulomb's law, then from Coulomb's law, then from Coulomb's law, the electrostatic force between, then from Coulomb's law, the electrostatic force between two charges is given by Fm is equals to K Q1 Q2 by R square, और Fm is equals to K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखो जब एयर की बात होगी ना तब यहाँ पे आपको जीरो लगाना है, एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। और उसके अलावा कोई भी मीडियम हो दुनिया का, आपको सिंपल एक एप्सिलॉन लिख देना है। और ये फोर्स व्हेन सम मीडियम इज प्रेजेंट, एम जो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है उसका यही मतलब है, तब फोर्स इतना होगा। उसके बाद केस 2 लिखिएगा, हाँ ये फॉर्मूला ये दोनों लिख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। हाँ इसी में लिख लीजिएगा, वेयर इसी में लास्ट लाइन में, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। अब जैसे मैं बोलूं हमारे यहाँ पेट्रोल का प्राइस क्या है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो आप बोल देंगे 110 रुपीज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताइए जो हमारे नेबर कंट्री है बांग्लादेश, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट कैसा है, तो आप बोलेंगे डबल है। आपने कोई प्राइस बताया क्या? नहीं, आपने बस बोल दिया डबल है, तो ये रिलेटिव प्राइस हुआ। तो देखो ये एब्सोल्यूट है, यानी कि इसकी हमको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग रिलेटिव, जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा था इसमें, इसको ऑल्सो नोन एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको एयर के कंपैरिजन में देखेंगे कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। समझ में आया? अभी देखो एयर की परमिटिविटी का हमको पता है कि वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। अब मैं हर एक के लिए याद नहीं करने वाला, मैं बोलूंगा कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके लिए उसकी रिलेटिविटी परमिटिविटी जो है वो 2 है। इसका मतलब आप क्या समझोगे, एयर से जस्ट डबल है। तो अब देखो अगला वाला लिखिए, इसमें लिख लीजिएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। केस 2, if two charges q1 and q2 are kept in vacuum or air, if two charges q1 and q2 are kept in vacuum or air separated by distance r, then electrostatic force is given by F naught is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2, ये था 1 और वो है 2, फ्रॉम 1 एंड 2 F naught divided by Fm is equals to epsilon upon epsilon नॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। हमने क्या किया, दो प्लेट्स को रखा,
पहले इनके बीच में एयर थी, तब इनके बीच में जो भी फोर्स आ रहा था वो हम लोगों ने देख लिया, उसको एफ नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसके बीच में कोई एक मीडियम फिल कर दिया हमने, हो सकता है वाटर को फिल कर दिया हो। वाटर को फिल करने के बाद हमने देखा कि अब इनके बीच में फोर्स कुछ और आ रहा है, तो उसको हम लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाला। तो वहां पे देखो इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू हमने पुट कर दी थी। अब हम बार बार वाटर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू याद नहीं रखने वाले, हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा फॉर्मूला आ गया, किसी भी चीज की रिलेटिव अगर आपको परमिटिविटी दी हुई है, मान लो लिखा हुआ है 2 है, तो उसको क्या करोगे आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको उस मीडियम की परमिटिविटी पता चल जाएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी, आगे चल के आप लोग रिलेटिव ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। जैसे पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑयल की डेंसिटी आपको दी रहेगी 0.7 है, इसका मतलब ये है कि वाटर के कंपैरिजन में 0.7 है, इसकी 1000 है तो उसकी 700 हो जाएगी। तो ये रिलेटिव बताते हैं हम लोग। तो वैसे ही यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में दे देगा कि रिलेटिव उसकी परमिटिविटी इतनी है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल के फिर इस फॉर्मूले में पुट करके आप आंसर लेके आएंगे। क्लियर है इतना? लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर कितनी हो जाएगी? 1। भाई आपको रिलेटिव इसकी ये निकालना है, तो यहाँ पे एयर की हमको पता है कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ही होती है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो ई आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1। क्योंकि मैंने दे दिया है यहाँ पे वो मटेरियल है जिसकी हमको ई आर चाहिए, उसको यहाँ पे पुट करना है। मैंने बोल दिया एयर, तो आपने यहाँ पे ई नॉट ही पुट किया, आपको ई आर की वैल्यू मिल गई 1। ई आर, सॉरी एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, ये कितना होता है, ये होता है 80, यानी इससे 80 गुना ज्यादा होती है इसकी परमिटिविटी। और देखो जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी आप यहाँ पे पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो अगर इन दो प्लेट्स को आपने हवा में रखा है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अगर आपने इनको वाटर में इसको सबमर्ज्ड कर दिया तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, 80 टाइम्स है। तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। क्लियर है इतना? नहीं समझ आया आपको? ठीक है, तो एक 1, देखो ये यहां से आया, ये फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी निकालने का। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसकी परमिटिविटी रखो और नीचे रखो एयर की। अब मैं बोल रहा हूं एयर के लिए ही निकाल के बताओ, तो मटेरियल क्या हो गया हमारा, एयर। चलो अगर मैं बोलता आपको वाटर के लिए निकालो, तो आप ऊपर में वाटर की रखते और ईआर की वैल्यू मुझे निकाल के बता देते। अगर मैं बोलूंगा केरोसिन के लिए बताओ, तो आप यहाँ केरोसिन की रखोगे और ईआर की वैल्यू निकालोगे। अब मैंने बोला एयर के लिए ही निकालो, तो आप ऊपर क्या करोगे, एयर के लिए रखोगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाएगा। जैसे जो वाटर होता है, या मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी बताता हूं, कि जो मरकरी होता है ना उसकी जो डेंसिटी होती है एच जी की, वो होती है 13800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वाटर की कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, नीचे हमेशा पानी को रखते हैं, हमेशा। हमको वाटर से ही कंपेयर करना है हर बार। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मरकरी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी है कितनी, 13.8। तो वो रिलेटिव डेंसिटी आती कहां से है, यहां पे देखो मैंने इसको रखा 13800, तो देखो ये कट होके आपको कितना मिल जाएगा, 13.8। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी आ गई, 13.8। तो ऐसे कर करके रिलेटिव डेंसिटी निकाले हैं। अगर मैं अब आपसे बोलूं बताओ मुझे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, तो आप ऊपर क्या करोगे, वाटर का ही पुट करोगे, क्योंकि नीचे तो हमेशा 1000 होता है, हमेशा वाटर का ही। वैसे यहाँ पे क्या होगा, नीचे हमेशा एयर का होगा। अगर आप एयर के लिए निकालोगे तो अभी कट के 1 आ जाने वाला है। वाटर के लिए 80 आता है, और मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इसको हम लोग डिटेल में और समझने वाले हैं।
तो लिख लीजिएगा वहां पे ER फॉर मेटल्स इज इनफाइनाइट। क्या होता है मेटल्स के लिए ना, इसकी वैल्यू जो हो जाती है इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट होने से क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्टीमेटली पूरी जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने दो प्लेट्स के बीच में मेटल फिल कर दिया तो वहां पे कंडक्शन हो जाएगा, फिर कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। प्लस और माइनस को जाने के लिए एक दूसरे के पास रास्ता मिल गया, तो क्या होगा वहां पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। जैसे ये जो करंट के लिए जो प्लग होता है उसमें माइनस और प्लस में अगर आपने एक तार डाल दिया तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, होता है या नहीं। वैसे अगर आपने मेटल लगा दिया तो वहां पे कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, उनको जाने के लिए पाथ मिल जाएगा। इसीलिए मेटल्स के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर हुआ होगा। आप पहली बार आ रहे हो क्या आज, सेकंड क्लास है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ if the magnitude of two charges if the magnitude of two charges and the distance between them and the distance between them are doubled are doubled then what is the effect of this change then what is the effect of this change on electrostatic force on electrostatic force। यहां पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो यहाँ पे कुछ इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जिसका फॉर्मूला हमें पता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों चार्जेस को जस्ट डबल कर दें और इनके बीच के डिस्टेंस को भी अगर हमने डबल कर दिया तो बताइए कि अब फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेम रहेगा। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। हाँ सेम रहेगा। चार्जेस डबल हो गए, डिस्टेंस भी जस्ट डबल हो गई। यहां पे जो फोर्स था मैंने मान लिया वो F है, तो ये कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा F। मैंने मान लिया फोर्स चेंज होके F डैश हो गया है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा K। K जो होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो K1 K2 मत कर दीजिएगा, वो तो सेम है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2Q1 पहला चार्ज और दूसरा हो जाएगा 2Q2 डिवाइडेड बाई 2R का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये दो और दो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सामने आ जाएगा 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कट जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास फिर से क्या बच जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू। तो इसकी जगह पे मैं F लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू F। इतना क्लियर हुआ। बस मैंने यहाँ पे चार्जेस को डबल कर दिया, ये Q1 था तो ये 2Q1, Q2 था तो 2Q2, डिस्टेंस R थी तो 2R, और सेम वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, K मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते गए तो आखिरी में हमको ये एक्सप्रेशन मिला, और हमें याद आया थोड़ी देर पहले ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल था, F के इक्वल था। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसमें एक नीचे स्टेटमेंट देंगे, हमेशा। मार्क्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे।
अगर आपकी कॉपी सबसे पहले चेक हुई तब तो बहुत अच्छा, आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकियों का नुकसान हो जाता है जो स्टेटमेंट नहीं लिखते, फिर कि इसने इतने अच्छे से स्टेटमेंट लिखा है तो बाकियों के मार्क्स कट जाते हैं फिर। तो आपको क्या करना है, अपना ध्यान देना है, आखिरी में एक स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। सिर्फ इतना लिख के छोड़ देने से काम नहीं होगा, लिखिएगा। आखिरी में ये नोट कर लिया, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट: द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस the electrostatic force between charges will remain same, will remain same। बस इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप और बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ चेंज इन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर इज नो चेंज। अब इसके बाद नई हेडिंग डालिएगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो पहले बताओ क्यों पढ़ूं मैं इसको वेक्टर फॉर्म में, क्या जरूरत है? एक्चुअली इसका आंसर ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नहीं, कूलम्स लॉ से हम क्या निकालते थे, फोर्स। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वहां पे जो फॉर्मूला था उससे हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा था, लेकिन एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में अगर पढ़ लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला अभी देखा था उसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में अभी देखने वाले हैं। उस फॉर्मूले की खास बात ये होगी कि उसमें हमें मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा ही साथ डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ये अभी तो हमारे उतना काम नहीं आएगा जब हम दो चार्जेस पढ़ रहे हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मुझे पता है कि इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इन दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। दोनों सेम चार्जेस हैं तो दोनों दूर जाएंगे, तो इसमें फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसमें फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जब तक हम लोग दो चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे ना, हमको डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं थी। दिक्कत तब आएगी जब यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब देखो इसके ऊपर इसके कारण भी फोर्स आएगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। तो नेट इफेक्ट कहां पड़ेगा इसका, वो हमें जानना है। तो उसे समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हम जैसे ही इसको समझेंगे आगे की चीजें बहुत इजी होती चली जाएंगी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए और ये सब समझ गए कि क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ताकि हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सके जब हम लोग मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे। लिखिएगा इसमें, पहले मैं बता देता हूं कि ये होता क्या है। जैसे देखिए आप किसी वेक्टर को जब सबको वेक्टर आता है ना, अच्छे से आता है ठीक ठाक। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है? दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिलता है? स्केलर, हाँ स्केलर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। ये सब कुछ आप लोगों ने रिलेट किया होगा, जैसे कि एक ऑड नंबर को जब आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो ये 3 है और ये 6, आपको हमेशा क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है।
हमेशा कुछ भी रख लो, 7 रख लो, यहाँ पे 10 रख लो, आपको देखो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। वैसे ही जब आप एक स्केलर रखते हैं और एक वेक्टर रखते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ये रिलेशन लोगों ने देखा होगा शायद, याद आएगा। तो जब भी किसी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो देखो ये जो वेक्टर है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मॉड लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई इसकी डायरेक्शन, मल्टीप्लाइड बाई इसकी डायरेक्शन। इतना सबको पता है ना। अब जैसे देखो मान लो ये एक, इस कमरे में नीचे इस दीवार पे और इस दीवार पे मान लो टाइल्स लगी हुई है, सारी 1-1 फीट की टाइल्स हैं, पूरी दीवार में टाइल्स लगी हुई है। मैं सबसे नीचे वाली टाइल्स की बात करूंगा अभी। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई पॉइंट जो है वो 3i पे है, तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे। आई जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है, और 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 टाइल्स छोड़ के। इतना सबको समझ में आया, 3 टाइल्स छोड़ के। तो वैसे देखो वहां पे हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड, और साथ में उसकी डायरेक्शन आई। आई किस डायरेक्शन में, मतलब हम समझ जाएंगे कि एक्स डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर को ना, इसीलिए हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करके बताते हैं। अगर 7j लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, कितनी टाइल्स आपको, 7 टाइल्स, और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, अलोंग द बाय। खत्म बात। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5i + 3j, तब क्या करोगे। उस पॉइंट का लोकेशन बता सकते हो कि कहां पे होगा वो। अरे बड़ा इजी है। ये आई क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो पहले 5 टाइल्स एक्स डायरेक्शन में चलो, और जे किस डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में ऊपर 3 आ जाओ, खत्म। अगर एक और दिया होता +6k, तो देखो एक्स डायरेक्शन में 5 टाइल्स चलो, उसके बाद वाई डायरेक्शन में कितना टाइल्स आपको चढ़ना है, ऊपर 3 टाइल्स। माइनस होता तो हम नीचे जाते, +3 है तो हम 3 टाइल्स ऊपर आ गए। उसके बाद इसने बोला जेड डायरेक्शन में आपको चलना है कितना, 6। तो देखो ये एक्स डायरेक्शन में चला, वाई डायरेक्शन में चला, वो यहां से यहां 6 टाइल्स तक के आ जाना है आपको। तो ये जो पॉइंट होगा ना, यही उस पॉइंट का लोकेशन है। और इसको अगर आपने ओरिजिन से डायरेक्ट जोड़ दिया तो आप इसको क्या बोलेंगे, हम लोग आर से डिनोट करते थे पोजीशन वेक्टर, वही तो इसका पोजीशन वेक्टर। इतना क्लियर है ना। तो देखो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक्स डायरेक्शन में वो 3 टाइल्स छोड़ के है, तो हम उसको 3i बोल देते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड को आपने यहाँ पे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे किसी भी वेक्टर को आप ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई कैप लिखते थे हम लोग, याद होगा आप लोगों को, कैप आते हैं सब में। तो ये डायरेक्शन बताता है और ये मैग्नीट्यूड बताता है। इतना आई होप सबको क्लियर होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार काम आने वाली है। जहां पे ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखो मान लीजिए यहां पे कोई एक चार्ज है Q1, और यहां पे कोई एक चार्ज है Q2। अब इसकी हम लोग पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ये है मान लीजिए R1, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए वो क्या है, R2। ये वही है, मान लो ये 3i + 6j लिखा हुआ है, मतलब एक्स डायरेक्शन में आप 3 चल गए हो और वाई डायरेक्शन में आप 6 ऊपर चले गए। ये वही होगा 3i + 6j, इस टाइप का ही कुछ होगा। दूसरे का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। धीरे धीरे आप ड्रॉ करते चलो मेरे साथ, नहीं तो फिर कचरा हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर है, अगर याद ना हो तो मैं लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर।
ये हमें ये बताते हैं कि ओरिजिन के कंपैरिजन में या उसके रिस्पेक्ट में वो कहां पे उसकी पोजीशन है। पोजीशन हम सिर्फ कहां से बताते हैं, ओरिजिन से बताते हैं। अब इसके बाद में बनाऊंगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप लोगों को पता है फोर्स हम कैसे निकालते हैं, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या था, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे कोई डिस्टेंस बताते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में बताते हैं कि 1 से लेके आप 2 पे जाओगे तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 to 2। चाहे R2 to 1 ले लो, बात एक ही होगी, क्योंकि वहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। तो इसको भी बना लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये चीजें पहली क्लास में बस लिख रहा हूं, इसके बाद फिर डायरेक्ट इनका नाम लूंगा कि इसका पोजीशन वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब ओरिजिन से आप किसी पॉइंट को बता रहे हो ना, वो पोजीशन वेक्टर होता है। और जब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का आप बताते हो तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, R2 1। जब आप 2 से 1 की तरफ जाओगे तो ये 2 से 1 की तरफ का ही डायरेक्शन वेक्टर दिखा रहा है कि आप 2 से 1 पे गए हो, तो देखो ये एरो ये दिखा रहा है। अब यहां पे देखो दो फोर्स आने वाले हैं, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आपको क्या लग रहा है। इसमें फोर्स ऊपर लगेगा और इसमें नीचे, कि इसमें नीचे लगेगा और इसमें ऊपर लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन कोई बना सकता है यहाँ पे। हाँ, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों में रिपेलिंग फोर्स लगने वाला है, मैं फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा हूं। अभी तक के हमने क्या पढ़ा था कि जिन दो पॉइंट चार्ज के बीच में आपको निकालना है, आप क्या करोगे, दोनों को एक लाइन से मिला दोगे। तो इसको इसको मैं अगर एक लाइन से मिलाऊं तो देखो उसी लाइन के अलोंग इनके ऊपर फोर्स लगेगा, इधर उधर कहीं नहीं लगेगा। कोई भी दो पॉइंट, एक ये है और एक ये है, बस दोनों को मिला दो और बता दो कि इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर अपोजिट नेचर के, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो भी इसी लाइन के अलोंग इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा और इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। तो वैसे ही यहां पे देखो जो फोर्स आएगा इसके ऊपर, इसको मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूं, F1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें इस डायरेक्शन में होगा, F2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कितना क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा। अब ये R21 को और R12 को हम लोग ना लिख लेते हैं, जिससे जो इससे पहले वाले पेज में हम लोगों ने लिखा था उस फॉर्म में। यहां से देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अभी देखा था, वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई इसका यूनिट वेक्टर। वैसे ही हम लोग R21 को क्या लिख सकते हैं, R21 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई R21 का यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, हमको क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन बताता है। और ये क्या करता है, इसका मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था 3i, याद कर लो। तो वैसे ही यहाँ पे ये
वेक्टर क्या बताएगा, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई इसकी डायरेक्शन, यही इसको लिखने का तरीका होता है। वैसे ही R12 ये हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 to 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 to 2 का कैप, डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो इसको भी नोट कीजिए, इसके बाद सीधे फॉर्मूले पे जंप करेंगे। आपको 99% केस में जो पुराना वाला फॉर्मूला था ना वही यूज करना है, लेकिन इसको सिर्फ वो एक प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको समझने के लिए देखना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखो, फोर्स 1 to 2 के मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इससे पहले पढ़ा करते थे जब यहाँ पे ये वेक्टर का साइन नहीं बना होता था। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इससे पहले पढ़ा करते थे। ये सिर्फ हमको क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड बता रहा था, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो देखो इस फॉर्मूले के थ्रू हमको ये मैग्नीट्यूड हमेशा पता होता था, अगर हम उसके डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमको वेक्टर मिल जाता। अभी तक के वो हमको मैग्नीट्यूड दे रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर बनाने के लिए इसके डायरेक्शन वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका डायरेक्शन वेक्टर। और इसका डायरेक्शन देखो क्या है, F12 का डायरेक्शन क्या है, देखो नहीं, इसका डायरेक्शन किसके जैसे है, R21 के जैसे। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसको वहां पे हमको पुट करना है। हमें पता है कि यहाँ पे ये जो F12 है उसका डायरेक्शन देखो R21 के जैसा है, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इसके जैसा है, इसलिए हम लोग वहां पे क्या करेंगे, 2 1 पुट करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ 1 2 है ना तो वहां पे 2 1 आता है, यहाँ 2 1 है तो वहां पे 1 2 आता है, जस्ट अपोजिट। क्योंकि आप फोर्स को ही देख लो, जो F21 है उसका डायरेक्शन कैसे है, 1 से लेके जब आप 2 पे जाओगे तो जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, ये फोर्स जो है 2 पे 1 के कारण वो भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। जो मैं बोल रहा हूं उसको फिर से समझना, 2 के ऊपर फोर्स 1 के कारण किस डायरेक्शन में लग रहा है, आप 1 से 2 जिस डायरेक्शन में आते हो उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो ये हमको ये बताता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां किया है, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 जाने में हमको डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करना पड़ता है, सही बोल रहा हूं, 1 से 2 जाने में हमको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। और सेम डायरेक्शन में हमको ये वाला फोर्स भी दिख रहा है। आप ही लोगों ने बताया है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे उसकी डायरेक्शन को वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप नोट करो, फिर मैं बता रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। यहां से देखिए, यहां से यही वाला मैग्नीट्यूड मुझको निकालना है। ये क्या है, सिंपल मैग्नीट्यूड है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये मैग्नीट्यूड है, यही मुझे निकालना था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही तो पुट करते हैं हम लोग। ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये R21 का स्क्वायर और ये चला जाएगा ऊपर में। अब यहाँ पे आपको भले वेक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या रखना है, एक्चुअल में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि डायरेक्शन हमको कौन दे दे रहा है, ये दे दे रहा है।
तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन, ये देखो R21 का स्क्वायर बोलो चाहे R12 का स्क्वायर बोलो, 1 से 2 जाने में आपको जो डिस्टेंस कवर करनी है 2 से 1 जाने में भी वही डिस्टेंस कवर करनी है, यानी R12 और R21 बिल्कुल सेम है। लेकिन 1 से 2 जाने में डायरेक्शन ये होती है और 2 से 1 जाने में डायरेक्शन ये होती है। तो हमको ये वाला जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आगे चल के मैं 2 1 और 1 2 लिखूंगा ही नहीं, सीधा R स्क्वायर लिखूंगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करूंगा, यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जिस डायरेक्शन में लग रहा है ना वो डायरेक्शन हमें कैसे मिलती है, जब हम 2 से 1 की तरफ जाते हैं। देखो जब हम 2 से 1 पे जाते हैं तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो वही डायरेक्शन हमको क्या मिलती है, इसकी मिलती है। तो हमको वहां पे बस डायरेक्शन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सिंपल यही वाला फॉर्मूला याद रखना है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1 इंटू Q2 अपॉन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आपको अब डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 1 लिखोगे। दिक्कत हो रही है, डायरेक्शन का समझ गए ना कि लिख रहे हैं हम 1 2 लेकिन डायरेक्शन वहां पे क्या लिख रहे हैं, 2 1 लिख रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमको पता है 1 2 की डायरेक्शन जो है जब आप 2 से 1 पे जाते हैं उस डायरेक्शन के जैसी है। क्लियर है इतना, थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टार्टिंग में लेकिन बाद में आप लोग यूज टू हो जाओगे इसके कि हाँ हाँ क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, हम लोग Q1 और Q2 की चार्ज की वैल्यू रख देंगे वहां पे कि Q1 कितना होगा Q2 कितना होगा, वो सब उसके कारण एडजस्ट हो जाएगा। चार्जेस प्लस माइनस होंगे तो यहाँ पे आप भी तो प्लस माइनस भी तो रखोगे आप, तो वो उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, वो अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसी माइनस लिखोगे ना तो देखो अभी आपने ये डायरेक्शन एज्यूम करके वो फॉर्मूला लिखा था लेकिन आंसर किस में आ गया, माइनस में, यानी कि आपने गलत डायरेक्शन एज्यूम की थी। तो माइनस को हटा के आप क्या बोलोगे कि मैंने सॉरी इस डायरेक्शन में लिख दिया था, डायरेक्शन उसकी ये होगी। माइनस आया मतलब आपने गलत डायरेक्शन यहाँ पे लिखी थी। क्लियर है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि 1 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ये 2 1 वाला, और वैसे ही यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा F21। ये वाला फॉर्मूला आप खुद से लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R12 कैप, क्योंकि 2 1 की डायरेक्शन वही है जो हम 1 से 2 पे आते हैं तो जो डायरेक्शन होती है वही। हाँ अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, इसको हम लोग अभी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स दिखाऊंगा, तो सेम फॉर्मूला हम लोग उसके लिए भी डिराइव कर लेंगे, 5 मिनट में वो हो जाएगा। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग खुद से भी एक बार कोशिश कर सकते हो घर में, अगर खुद से करोगे ये सारी डायरेक्शंस बना के, ये सब कुछ तो पता चल गया ना मैंने किस डायरेक्शन को कैसे बनाया था। ये पोजीशन वेक्टर, ये हमेशा, ये तो R12 होगा, ये तो हमेशा R21 होगा। ठीक है, लिखिएगा आगे। तो देखो इसी फॉर्मूले को कई बुक्स में के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके दिया हुआ होता है, तो उसमें हमको घबराना नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको के की वैल्यू हमेशा पता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मैं पूरे फॉर्मूले में इसको सिर्फ के लिखूंगा। बुक्स में लेकिन पूरा लिखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कोई बोलिएगा मत कि आप सर पूरा नहीं बता रहे हैं करके, याद रहेगा ना सबको। ठीक है, तो इसके बाद का जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, अभी टाइम क्या हो गया है, 21 हो गया ना। चलो मैं सर को बोल देता हूँ, सर आके कंटिन्यू करेंगे। वंशिका समझ में आया आपको यहाँ तक की कोई दिक्कत। हाँ आपको कुछ भी डाउट होता है ना तो आप बीच में पूछ लिया कीजिए।
ओके सर। हाँ, चलिए, अब इसके बाद मैथ्स की क्लास शुरू होगी तो आप इस क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके।